नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। और सर मैं आपको बता दूं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आपका सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एग्जाम है सर, वो कैसा रहेगा सर, वो रहेगा सर आपका एमसीक्यू बेस्ड। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्या सर आपको सेक्शन नंबर याद करने की ज़रूरत है या नहीं? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। सर ऐसा क्यों? सर सेक्शन नंबर पे सर कोई एमसीक्यू नहीं आएगा? सर आएगा सर, हमने कई बार देखा है सर, एमसीक्यू नंबर पे सर अराउंड 2 मार्क्स 3 मार्क्स का सर एमसीक्यू आ जाता है। और अब आपके पास जो सिलेबस है, अब आप देखेंगे सर कॉर्पोरेट लॉ में सर आपका फेमा आ जाता है, एफसीआर आता है, फिर कंपनीज एक्ट में आता है, डायरेक्टर के इतने सारे सेक्शन है। सर आप 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए कितने सेक्शन नंबर याद रख पाएंगे? अपना आप खुद अपने आप से ईमानदारी से बताएं। और ये मैं बोल रहा हूँ डाउटफुल है, मतलब इसके जो चांसेस है, आने के जो चांसेस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 0% है, बट हाँ 10 to 20% है कि आपके सेक्शन नंबर आस्क हो सकते हैं। सर कितने मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं? सर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स तक के लिए सेक्शन नंबर पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपका कॉर्पोरेट लॉ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कॉर्पोरेट लॉ एंड प्लस कंपनी लॉ इंक्लूडेड है इन 2 मार्क्स में। मतलब कंपनी लॉ का भी सेक्शन नंबर हो सकता है और कॉर्पोरेट लॉ का भी हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 10 से 20% है। तो मैं ये कहूँगा सर उस पर ज़्यादा टाइम ना लगाएं। और हाँ एक चीज़ और है, जैसे हम आप आगे पढ़ते हैं तो क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस है, तो ये सब जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है और डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो ये इंट्रोडक्शन जो वाला टॉपिक है ना, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्या है कि सर एमसीक्यू है तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी नहीं जा सकती। साइलेंट फीचर्स है, साइलेंट फीचर्स कब आते हैं सर? जब आपका थ्योरेटिकल हो, डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो, तो साइलेंट फीचर जैसा भी कोई आपका एमसीक्यू पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आगे आ जाए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेमा। सर ये क्या याद करने की ज़रूरत है? सर बिल्कुल नहीं सर, इसको छोड़ के अब आपको आना होगा सर मेन कंटेंट। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सर, क्या ये सर, यहाँ से स्टार्ट होगा मेन कंटेंट। ठीक है, और हमने क्या है सर, आईसीआई का ही स्टडी मटेरियल रखा है। क्यों? क्योंकि सर आपको पास होने के लिए आईसीआई का एग्जाम देना, ना कि किसी स्पेसिफिक टीचर का। तो हमने क्या, आईसीआई का ही मॉड्यूल हमने ले रहे हैं और आपको इसी मॉड्यूल जो आपको आईसीआई से मिला है वही मॉड्यूल अपने पास रखें, हम भी वही रखेंगे और ईजिली हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ही ईजी हो गया है, क्योंकि ये है एमसीक्यू बेस्ड। और मैं एक बात बता दूं, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत कम है। अगर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न की अगर हम बात करें तो बहुत सी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती थी, अजीब वो बहुत सारी डेफिनेशंस होती थी जो आपको हमेशा रटना पड़ता था, वो सब टेंशन हट चुकी है। मतलब पेपर इतना ईजी हो गया ना कि आप बोलोगे सर बस ये वीडियो देख लिया, बस हमें कॉन्फिडेंस आ गया। मतलब ये वीडियो देख लिया तो सर हमारा काम हो गया, बस ये वीडियो देख लिया तो बस हम पहुंच गए सेंटर पे और पास हो ही जाएंगे। बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत प्यारा है ये है फेमा। और आपको बता दूं कि ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई सारी चीज़ें आपके काम आएगी। सर पहला डेफिनेशन आता है सर एजुकेटिंग अथॉरिटी का। सर ये क्या है? सर ये आएगा सर, आ ही नहीं सकता एमसीक्यू, जरा पढ़ के देखें। मीन्स एन ऑफिसर ऑथराइज्ड। सर ऐसा कोई एमसीक्यू बनेगा नहीं, क्योंकि ऑथराइज्ड जो इस एक्ट में ऑथराइज करा है उसी को हम एजुकेटिंग अथॉरिटी बोलेंगे, या अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं है। तो सिंपल आ जाते हैं, जो मेन हमारे डेफिनेशंस आते हैं वो है ऑथराइज पर्सन। सर क्या इस पे क्वेश्चन आएगा? जी हाँ सर, इस पे एमसीक्यू आने के चांसेस हैं। जो डेफिनेशंस मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान में रखिए। सर ऑथराइज पर्सन का मतलब क्या होता है? ये 4 वर्ड है, ये याद रखिए, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन। सर आपने तो 4 वर्ड कहा था, क्योंकि सर हमारे एमसीक्यू में होंगे 4 पॉइंट। आपको पहले में दे देगा मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग और एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब क्या सर, जो भी अदर पर्सन जो ऑथराइज कर रखा होगा ना, उसको हम ऑथराइज पर्सन बोल देंगे। सर आपका 1 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा और आपको बोल दिया जाएगा सर ऑथराइज पर्सन एज पर फेमा एक्ट क्या है। तो आपको क्या लिख कर आएगा ऑप्शन? सर मनी चेंजर है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है और लिख देगा कोई ऑथराइज पर्सन जो फेमा में आपको अपॉइंट कर रखा है, या XYZ प्राइवेट लिमिटेड अंडर सेबी एक्ट। क्या सेबी एक्ट वाला क्या हमारे फेमा में है? ऐसा सर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो सिंपली आप ऐसे ही रखिए और आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करके आना होगा। क्या एमसीक्यू बना? सर हमने 3 वर्ड याद करते होंगे, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन। मतलब ये जो 3 पर्सन है ना, एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड अंडर दिस एक्ट, ये जो 3 लोग हैं उसी को हम क्या बोलेंगे सर? ऑथराइज्ड पर्सन। और ऑथराइज्ड पर्सन का क्या काम होता है, ऑथराइज्ड पर्सन क्या क्या चीजें कर सकता है और ये एक्सचेंज में क्या भूमिका निभाता है, वो आगे पढ़ेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर और बहुत मजा आने वाला है। अब इसमें क्या है सर, हमने ऑथराइज पर्सन के बारे में तो पढ़ लिया। अब जो ट्रांजैक्शन है वो हमने बोला कि सर हमारे ऑथराइज पर्सन के थ्रू होंगे। सर हमने क्या बोला, जो एपी है, अब मैं पूरे ना मतलब जो फेमा हम पढ़ेंगे तो उसमें ऑथराइज पर्सन को एपी कहूंगा। अब ऑथराइज पर्सन कितने तरह की ट्रांजैक्शन कर सकता है? सर वो कर सकता है सर एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन,
दूसरा कर सकता है करंट। ठीक है सर, क्या इस पे क्वेश्चन आएगा? सर आगे तो इस पे मतलब ऐसे ऐसे आपको पूरा लॉजिकल जो बेसिक है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है या नहीं, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है या नहीं, वो आइडेंटिफाई करना होगा। डरने की बात नहीं, बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगा। जरा आप डेफिनेशन तो पढ़े। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन विच अल्टर्स, सर मैंने क्या बोला? विच अल्टर्स, एक बार और, विच अल्टर्स द एसेट एंड लायबिलिटी इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया। क्या है सर? आउटसाइड इंडिया, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। क्या सर? रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, और एसेट और लायबिलिटी इन द पर्सन ऑफ रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, और लेकिन क्या है? एंड इंक्लूड ट्रांजेक्शन रेफर टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। अब जरा ध्यान से इस चीज को समझिएगा। हमारे कैपिटल अकाउंट सर हमने क्या बोलते हैं सर? हम हमेशा जब हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन तो वो होती है बैलेंस शीट के आइटम। सर सही बात करें, बैलेंस शीट में हमारे साथ दो होते हैं, एसेट होता है, एक होता है लायबिलिटी। जरा ध्यान से समझिएगा, एमसीक्यू का बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैंने बोला सर फेमा जो डील करता है वो डील करता है सर फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है, आप कोई बंदे हैं सर, आपका समझ लीजिए नावगली में, जैसे हमारा ये दिल्ली में ही आपका वेयर हाउस है, दिल्ली समझ जाएंगे आप, दिल्ली है, दिल्ली में आप डील करते हैं, दिल्ली में ही आपका वेयर हाउस है, दिल्ली में ही आपका एसेट है, आप रुपये में ही डील करते हैं। ठीक है, क्या फेमा का यहाँ पे लगने का कोई लॉजिक है? आप जरा ध्यान समझिएगा, दिल्ली में आपका एसेट है, प्रॉपर्टी परचेज करा है, रुपीज में परचेज करें, क्या दिल्ली में रहकर आप रुपीज में कोई चीज परचेज करें? डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा क्या है एमसीक्यू। हमने क्या एसेट परचेज करा, रुपये में परचेज करा, क्या फेमा का कोई लॉजिकल आप सोच के बताए क्या लगेगा? सर मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, बस इसी टाइप का आपका एमसीक्यू लगेगा। सर अब मेरे को बताओ, कोई एक है सर, मान लो कि जस्टिन बीलबल है, क्या है? जस्टिन बीलबल। सर ये फॉरेन का बंदा है, ठीक है, अब ये इंडिया में कोई एसेट परचेज करेगा या कोई लायबिलिटी पे ऑफ करेगा, क्या अब आपको क्या लगता है सर ये क्या है? क्या इस पे फेमा लगेगा? जी सर इस पे फेमा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सर ये फॉरेन का बंदा है, आउटसाइड इंडिया, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। डेफिनेशन में क्या वर्ड क्लियर करा? रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, लेकिन हमें याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि एमसीक्यू में रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो कोई एसेट एंड लायबिलिटी विद इन इंडिया को अल्टर कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, पे ऑफ कर रहा है इन इंडिया। क्या हमारे पे फेमा लगेगा? जी सर बिल्कुल लगेगा। मैंने बोला मेरा नाम है लकिया, लकिया इंडिया का पर्सन हूँ, ठीक है, इंडिया में रुपये में हम डील करते हैं, मैंने जाके लंदन में प्रॉपर्टी ले ली, क्या आपको लग रहा है कि फेमा लगेगा? हाँ सर, क्योंकि आपने आउटसाइड इंडिया डील कर रहे हैं, वहां पे अगर आप असेट लायबिलिटी कोई भी अल्टर करते हैं, पे ऑफ करते हैं, खरीदते हैं, क्या फेमा लगेगा? हाँ जी सर लगेगा। क्या हम इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं? जी सर हमें इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं अंडर फेमा। क्या अगला आ जाऊं, तो इस पे फेमा लगेगा और हम इन सभी ट्रांजेक्शन क्या बोल सकते हैं सर? हम इसको बोल सकते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्यों हुआ? क्योंकि इस पर सर फेमा लग रहा है। हमने देखा जस्टिन आया, जस्टिन ने इंडिया में अगर एसेट एंड लायबिलिटी परचेज सेल ऑफ करा तो फेमा लग रहा है, और ये कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन लगेगा। लकिया मैं हूं, मैंने लंदन में जाके प्रॉपर्टी सेल परचेज करी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, कैपिटल लगेगा। लेकिन अगर कोई दिल्ली का बंदा है, जैसे लेट से मेरा दोस्त जतिन दिल्ली में कोई एसेट परचेज खरीदता है ना, ये कोई फेमा एप्लीकेबल ही नहीं है, तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं है अंडर फेमा? अब आप बोलोगे सर इसने तो एसेट परचेज करी, लेकिन ये क्या फेमा में आ रहा है? सर फेमा में ही नहीं आ रहा तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है या नहीं, फेमा से कोई मतलब ही नहीं। ये फेमा एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है फेमा एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो फेमा एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो उसके कैपिटल और करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात ही नहीं आती है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन करने के लिए 3 पॉइंट रखेगा। पहला रखा गया जस्टिन का, दूसरा रखा गया लक्की का, तीसरा रखा गया जतिन का, चौथा आपको रखा जाएगा जहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉट अपेयर इन बुक, नॉट अपेयर इन बुक, पे ऑफ इन डॉलर, पे ऑफ इन डॉलर, तो क्या इस पे फेमा लगेगा? सर हमने देखा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है सर, कहाँ के? सर किसी XYZ इंडिया पर्सन की है, ठीक है, इसने डॉलर में परचेज करा आउटसाइड इंडिया, सर फेमा लग रहा है।
फेमा लग रहा है और हमने देखा सर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को हम डेफिनेशन का पार्ट मानते हैं, इसलिए ये भी क्या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी? जी सर बिल्कुल होगी। और यहीं पे बच्चों ने आके सारी की सारी गलतियां कर दी और इसको मान लिया कि सर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारे बुक में अपेयर नहीं हो रही थी। सर हमारा कैसा पहले फेमा में आया ही नहीं आया, एलिजिबिलिटी तो देखो। सर हमारे जतिन के केस में क्या था सर, फेमा एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा था। आपने क्या पढ़ा कि सर वो एसेट है, एसेट में सेल परचेज कर रहा है इंडिया में, तो आपको लगा कि सर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, हम मान लेते हैं। सर कैसे हो जाएगी सर, ये तो फेमा में ही नहीं आते। सर जब फेमा में ही नहीं आ रही तो आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कैसे बोल सकते हैं इस ट्रांजैक्शन को? जो चीज फेमा में आ ही नहीं रही है तो उसको आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा दोबारा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन विच अल्टर्स, कल्टर क्या कर देता है, एसेट और लायबिलिटी इंक्लूड कंटीजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इंडिया, जैसे मैंने बताया था जतिन का, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन, बहुत ईजी है। और ये क्या लिखा हुआ सर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। सर हम आगे पढ़ेंगे, बहुत प्यारे प्यारे ट्रांजैक्शन दे रखे हैं जिसको पढ़ के आप बोलोगे सर नहीं पढ़ना, इतने अच्छे अच्छे ट्रांजैक्शन है। करेंसी, एक मिनट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं दे रखा, नीचे आ रखा है, उसकी टेंशन मतलब। पहले करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ लें। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मतलब क्या हुआ सर, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब जो बैलेंस शीट में नहीं आ रहे, क्या मैं उसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोल सकता हूँ? जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं। आप इसमें ना एक बहुत सारी अंग्रेजी यूज करेंगे, बहुत सारी, मतलब इतनी अंग्रेजी, अगर मैंने 12th में पढ़ा होता तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ये देख रहा हूँ, विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ फोरग्राउंड, मतलब इतनी बड़ी बड़ी अंग्रेजी है कि मैंने पढ़ा होता बस तो मेरे क्या मजे थे। विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ फोरग्राउंड, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ना विदाउट प्रेजुडाइज मतलब हम के बिना जनरलिटी को ना भूले बिना ही हम उसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मान सकते हैं। मतलब जो जनरलिटी में हमें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन दिख रही है ना, वो तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है ही। मतलब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के मैं बोल सकता हूं दो पार्ट है। पहला अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, और दूसरा जनरली, मतलब जो जनरली हमें लगता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है वो तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी ही होगी। ठीक है, मींस वर्ड यूज करा है। ठीक है, मींस इसका मतलब ये है कि अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, और जो जनरल में हमें लग रहा है वो तो है ही है। इंक्लूड्स, ये कुछ 4 स्पेसिफिक पॉइंट को इंक्लूड करता है। आपको पता होगा कि 2 तरीके से डेफिनेशन लिखे जाते हैं, मींस एंड इंक्लूड्स। ठीक है, ये फाइनल लेवल पे आके मेरे को लगता है समझाने की जरूरत नहीं है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एंड जो जनरली आपको लग रही है उसके अलावा इंक्लूड्स, थर्ड पॉइंट में आ जाता है इंक्लूड्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट इंक्लूड्स, यहाँ बीच में लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। इंक्लूड्स, अब इंक्लूड्स में क्या सर 4 पॉइंट है, जहां समझिएगा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं, बहुत प्यार से कर रहे हैं, और मैं सही बताऊं मजे से आप पढ़ोगे, मजे मस्त नंबर आ जाएंगे। मैं क्या बोलूं, पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड सर सेल्स परचेज में बोल सकता हूँ। फॉरेन ट्रेड में जो करा, बिल्कुल आप समझिएगा, बस ट्रांजैक्शन को याद करने का ऐसा कुछ नहीं है, बस समझिएगा ट्रांजैक्शन को, क्योंकि एमसीक्यू है, समझना बहुत जरूरी है। फॉरेन ट्रेड अदर देन करंट बिजनेस, सॉरी फॉरेन ट्रेड, मैं गलती से अदर देन बोल गया था। फॉरेन ट्रेड अदर करंट बिजनेस, जो भी करंट बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन होगी, मतलब आपके लेट से आपका कोई फॉरेन ट्रिप पर आता है, उसके लिए कोई करंट बिजनेस सर्विसेज कॉस्ट होती है, मतलब फ्लाइट का टिकट एंड ऑल, उसके अलावा स्टे जो होता है वो भी आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जब आपने डॉलर में पे करा, वहाँ पे थाईलैंड में आपने कोई होटल बुक करा, फॉरेन ट्रेड ही हो रहा था, मेरे को पता है। बैंकॉक गए, वहाँ फॉरेन ट्रेड करने गए थे, वहाँ पे आपने होटल बुक करा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है, हाँ वो फॉरेन ट्रेड है। फॉरेन ट्रेड अदर करंट बिजनेस में ही आएगा। वहाँ पे होटल बुक करा सर्वे के लिए, मेरे को पता है आपने क्या क्या सर्वे करा होगा, क्या क्या चीजें चेक करिए वहाँ पे। तो अदर करंट बिजनेस सर्विसेज और शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी को हम करंट बिजनेस मानेंगे। शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटी को सिंपली वर्ड में, अगर आपने यूपीआई भीम से अगर कोई ट्रांजेक्शन करा है, कोई अगर जस्टिन यहाँ पर आया, उसने भीम यूपीआई या अपने डेबिट कार्ड से कोई शॉर्ट टर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शन करा गया और उससे कोई चार्जेस हुए, तो हम उसको करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बोल देंगे। क्रेडिट फैसिलिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, पेमेंट ड्यू एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एज ए नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। सर मेरे को बताओ सर, इंटरेस्ट जब आप चार्ज करते हैं किसी लोन पे, तो सर क्या बैलेंस शीट में आता है? सर बैलेंस शीट में ओनली लोन आता है,
लेकिन जब आप इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट जब चार्ज करते हैं वो आपके P&L का पार्ट बनता है। तो भूल के भी है ना ऐसी बेवकूफ़ वाली हरकत मत कर देना MCQ में जो आपको गलत करते। सर हमने क्या बोला, सर ये P&L की आइटम है, सिंपली वर्ड में करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को अगर कुछ ना समझ में आए तो ये मान के चलना ये P&L है, ठीक है। एज इंटरेस्ट जो आप पे करें, फॉरेन ट्रेड, अदर करंट बिजनेस सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी, बहुत ईजी है। रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन रेजिडेंट अब्रॉड, ये चीज याद रखो। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ठीक है। ये चीज मैं इतना बारीकी से क्यों बोला हूं, पता है क्यों? क्योंकि जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि सर ये ओनली एंड ओनली ना बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब एक MCQ ऐसा आया, उधर ध्यान समझिएगा, एक MCQ ना ऐसा आया, बहुत प्यारा MCQ था, ध्यान समझिएगा कि ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है या नहीं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है या नहीं, कट, ठीक है। उसमें क्या बोला कि हमने ना सेल है, ठीक है, इंटरेस्ट की पेमेंट हुआ फॉर द बिजनेस पर्पसेस, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि पर्सनल एक्सपेंसेस पे ऑफ करें फॉर द मेडिकल पर्पसेस, मेडिकल पर्पसेस, ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है, नॉट, नन ऑफ द अबव। अब लोगों को क्या लगा बच्चों को कि ना ये जो पर्सनल फॉर मेडिकल पर्पसेस के लिए दिया ना पेरेंट्स, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए, ये हमारे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट नहीं है। अब बच्चे क्या डेफिनेशन आप करे गए थे, जो टीचर से पढ़े गए, बहुत प्यारे प्यारे टीचर से पढ़े गए, उन्होंने बता दिया सर P&L का आइटम है और P&L के आइटम को आप देख लीजिएगा और आप लिख के आ जाइएगा, बस। ये छोटी सी एक गलती की और उन्होंने क्या देखा कि सर सेल इंटरेस्ट जो है बिजनेस से रिलेटेड है, पर्सनल फॉर मेडिकल पर्पसेस, उन्होंने डेफिनेशन पढ़ा नहीं, ये टिक कर दिया और सब गलत हो गया। ये भी आपका फेमा में कवर होता है, ठीक है। आपको ये करना होगा कि क्या है सर, फेमा में आता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, नन ऑफ द अबव हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या रहेगा सर? नन ऑफ द अबव हमारा सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब करेंसी का मतलब क्या होता है? करेंसी बहुत इजी है, इसका वैसे क्वेश्चन मुश्किल है लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। इंक्लूड्स ऑल करेंसी नोट्स, जो भी करेंसी नोट्स होते हैं, पोस्टल नोट्स, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, लेवरेज चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, क्रेडिट कार्ड, अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। करेंसी नोट्स, कैश वैश जो भी हम, जरा एक्सपोर्ट की डेफिनेशन पड़ेगा। इसमें एक वर्ड है जो ना मैं बोल सकता हूँ बहुत अच्छा है, अच्छा वो इम्पोर्ट में होगा, एक्सपोर्ट with its grammatically variation and cognate expression means the taking out of India to a place outside India any goods and provision of service। सर सिंपली वर्ड में सर हमारा एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? पहले तो ग्रामेटिकल वेरिएशन मतलब क्या होगा? सर हमारा भारत का जो हमने डिफाइन कर रखा है, ठीक है, एरिया को जो डिफाइन कर रखा है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, ये जो ग्रामेटिकली प्रेजेंट दे रखा है भारत को, इसके बाहर अगर कोई गुड्स ले जाते हैं या सर्विसेज बाहर आप देते हैं, ठीक है, तो हम उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। बहुत इजी, बहुत सरल, बहुत मजेदार, ठीक है। फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है? एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। अगेन बहुत अच्छी चीज है। सर नेपाली करेंसी आएगी कि नहीं आएगी? अगेन MCQ का पॉइंट, ठीक है, एक जगह रुपये लिख दिया, ठीक है, नेपाली करेंसी। अब लोगों को क्या लगता है कि नेपाल में तो इजीली चलती है, क्या इंडिया में चलती है? रुपये इंडिया रुपये अगर आप देखेंगे तो नेपाल में चल जाता है। नेपाली करेंसी अगर उसमें लिख दिया तो क्या मानेंगे सर? उसको फॉरेन करेंसी ही ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, नेपाल का इसलिए मैंने एग्जांपल लिया, कंफ्यूज मत होइएगा। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जहां से पड़ेगा, मीन्स फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स, ठीक है, डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस इन एनी फॉरेन करेंसी। क्या बोला मैंने? इन एनी फॉरेन करेंसी, इन चार वर्ड को ध्यान रखना, इन एनी फॉरेन करेंसी, ठीक है। चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडिया इन फॉरेन करेंसी। क्या हुआ? इन फॉरेन करेंसी, ठीक है, बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। बैंक ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट ड्रॉन बाय बैंक इंस्टीट्यूशन पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी।
अगेन एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ, आपको लगेगा क्या मैंने बोला है, नहीं समझ में आया, कोई नहीं, ध्यान समझिएगा। याद करने की कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, बस समझिए, बस ट्रांजैक्शन को समझना है हमें। मेरे पास 500 रुपए का नोट था, मैं गया दुकान पे, मैंने 100 रुपए के 5 नोट करा लिए, क्या ये फेमा में आएगा? सर क्या सब बेवकूफ़ वाले क्वेश्चन कर रहे हो, ये फेमा में नहीं आएगा, या तो आजकल आपको पता है नहीं होता है फेमा में। मैंने डॉलर पाउंड में कन्वर्ट करा लिया, क्या फेमा लगेगा? जरा ध्यान समझना, इधर आ जाओ। फॉरेन एक्सचेंज, डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस इन एनी फॉरेन करेंसी, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। डिपॉजिट क्रेडिट एंड बैलेंस इन फॉरेन करेंसी, एक्सचेंज तो आप पढ़ लेते हैं, दूसरा तीसरा पहले आप पढ़ लेते हैं, पहले वाले पॉइंट पे दोबारा आएंगे, ठीक है। ड्रॉन इन इंडिया बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, दूसरे वाले जो है ना, दूसरा तीसरा पहले करा दूँ, पहला वाला तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट है, ये आपके अभी समझ में नहीं आएगा। मेरे को बताओ, डॉलर से रुपी कन्वर्ट कराओ, पर्सन आउटसाइड इंडिया था, आउटसाइड इंडिया था, ये इन इंडिया रुपी में कन्वर्ट करा, क्या मानेंगे सर इसको फॉरेन करेंसी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मेरे को बताओ। फेमा लगेगा कि नहीं लगेगा? फेमा लगेगा। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया रुपी में था, उसने डॉलर में कन्वर्ट कराया, क्या फेमा लगेगा कि नहीं लगेगा? सर ऑब्वियसली लगेगा। पहले डेफिनेशन में लिखा है सर डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी, मतलब कि अगर हम डिपॉजिट कराते हैं कोई भी फॉरेन करेंसी में, अगर ये डॉलर टू पाउंड जा रहा है, डॉलर टू पाउंड, आप एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी, ठीक है, आपके पास डॉलर का बैलेंस था, ठीक है, आपने क्या करा सर, आपको ना ट्रांजेक्शन करनी थी पाउंड में, तो आपने क्या करा, जो डॉलर था उसको कन्वर्ट करा पाउंड में, डिपॉजिट करा दिया आपने अपने इंडियन बैंक में, क्या फेमा लगेगा? आप नहीं लगेगा, सर लगेगा। लेकिन अगर मैं इसमें कहता मेरे फॉरेन की कंपनी है, ठीक है, डॉलर था, मैंने पाउंड में कन्वर्ट कराया, फॉरेन के ही बैंक में रखा हुआ है, क्या फेमा लगेगा? फेमा नहीं लगेगा, ठीक है। अब एक बार और डेफिनेशन पढ़ लीजिए, अब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं इतने बारीकी से चीज़ें बता रहा हूँ। एमसीक्यू पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझो बात को। मीन्स फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स, ठीक है, फॉरेन करेंसी को हम फेमा में लेते हैं, साथ में इंक्लूड होता है डिपॉजिट क्रेडिट एंड बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी। इसमें क्या बोला? डिपॉजिट, मैंने डिपॉजिट कराया इन एनी फॉरेन करेंसी, ठीक है, या क्रेडिट है, ठीक है, एंड बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी है, तो उसको हम क्या मानेंगे सर? फेमा में हम लेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मानेंगे उसको। समझ रहे हैं इस बात को? इसमें ऐसा कहीं भी लिखा था कि हमारे पास वो डॉलर से पाउंड में जा रहा है, तो एमसीक्यू जब आएगा ना, ध्यान से पढ़िएगा। ये वाला जो पहला पॉइंट है ना, बहुत छोटा पॉइंट है, बहुत बारीक पॉइंट है, इस पे गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ड्रॉन इन इंडिया करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, ऑब्वियसली ड्रॉन इन इंडिया हमारे रुपये में ड्रॉन कर रखा था, बट पेबल इन फॉरेन करेंसी ऑब्वियसली। पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, हमारे आउटसाइड इंडिया था। रुपी क्रेडिट स्कीम आती है, आगे आप पढ़ेंगे अगर सिलेबस में होगा तो। रुपी क्रेडिट स्कीम है, रुपी में पे कर रहे हैं, मतलब वो सब छोड़ो, रुपी में पे करना है उसको, ठीक है, तो क्या होगा? फेमा लगेगा? जी सर बिल्कुल लगेगा। फॉरेन सिक्योरिटी मीन्स एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ध्यान समझिएगा। फॉरेन सिक्योरिटीज में क्या क्या वर्ड यूज हुए हैं ध्यान समझिएगा। शेयर्स, stock, bonds, debenture, or any other instrument denominated or expressed in any foreign currency, ठीक है, and includes security expressed in foreign currency but where redemption in any form returns such as interest dividend is payable in Indian currency. Security expressed in foreign currency but where redemption or any form or return such as an interest or dividend is payable in Indian currency. बहुत 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 ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा, डेनोमिनेटेड और एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी।
ये क्यों बोल रहा हूँ, अब बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल देता हूँ। जो लोग नहीं पढ़े हैं से उन लोगों के मजे आने वाले हैं, जिंदगी आपकी स्वर्ग बन जाएगी। ये है हमारे शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर। एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4। ये डॉलर में डिनोमिनेटेड है। किस में डिनोमिनेटेड है? डिनोमिनेटेड है डॉलर में। एक काम करते हैं, साइड में लेते हैं आराम से, अच्छा एग्जांपल है, मजा आएगा। क्या बोला? डिनोमिनेटेड इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। ये है डॉलर में 1 2 3 4। ये भी डॉलर में, ये भी डॉलर में, ये रुपये में। इंटरेस्ट पे हो रहा है डॉलर में, ये रिडम्पशन भी डॉलर में होगा। इंटरेस्ट पे हो रहा है रुपये में, रिडम्पशन हो रहा है डॉलर में। इंटरेस्ट पे हो रहा है डॉलर में, रिडम्पशन हो रहा है डॉलर रुपीज़ में। डिनोमिनेटेड है रुपीज़ में, इंटरेस्ट है डॉलर में, रिडम्पशन है डॉलर में। एमसीक्यू है, 4 पॉइंट आए हम, ठीक है। मेरे को बता दो कौन से पे फॉरेन फेमा नहीं लगेगा। चलो थोड़ा ना इसको सही मस्त बनाते हैं और अच्छा सा बनाते हैं, इनको थोड़ा लगना चाहिए कि ना क्वेश्चन उस लेवल का है। ये लो, ठीक है, ये रुपया। हाँ अब बताओ, पहला पॉइंट में तो कोई डाउट नहीं है सर, ये डिनोमिनेटेड है वेयर इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन इज क्या है सर? फॉरेन एक्सचेंज में ये फेमा लगेगा। इस पे फेमा लगेगा कि नहीं लगेगा? इस पे फेमा लगेगा सर, क्यों लगेगा बताऊंगा। थर्ड पे फेमा लगेगा कि नहीं लगेगा सर? फेमा लगेगा। चौथे वाले बताओ फेमा लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं बताऊँ आंसर, नहीं लगेगा सर। क्यों? ध्यान से समझना, एग्जाम्पल देख लो और यहाँ पे आ जाओ। इसने क्या बोला है? डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी। क्या वर्ड बोला है? शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर और एनी अदर सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी। क्या सर डिनोमिनेटेड और फॉरेन करेंसी में होनी चाहिए? सर जी बिल्कुल होनी चाहिए। सर इसने क्या बोला? लॉ में जितना बोला जाता है हम उतना सुना होता है। इसने क्या बोला कि इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन फॉरेन करेंसी में हुआ तो हम उसको क्या फॉरेन सिक्योरिटी बोलेंगे? पढ़ो, यहाँ का डेफिनेशन जितना बोला वहां तक पढ़ो। क्या लिखा है? सर नहीं लिखा। क्या सोच रहे? नहीं लिखा। मत 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 बोलो, लॉ में जितना बोला उतना देखो। डिनोमिनेटेड किस में होना चाहिए सर? फॉरेन करेंसी में। ये जो है ना, ये आपका होना चाहिए फॉरेन करेंसी में। ये किस में होना चाहिए सर? फॉरेन करेंसी में। बात खत्म। इंटरेस्ट और रिडेम्पशन से पहले पॉइंट में कोई मतलब नहीं। एंड इंक्लूड्स सिक्योरिटी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी। सिक्योरिटी किसमें सर? एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी। मतलब डिनोमिनेटेड दोबारा क्या? एक्सप्रेस किसमें सर? फॉरेन करेंसी में। बट वे रिडेम्पशन इन एनी फॉर्म, मतलब जो रिडेम्पशन है ना, रिडेम्पशन वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये रुपये में भी होगा तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन सिक्योरिटी बोल देंगे, रिडेम्पशन, ठीक है। सच एज इंटरेस्ट और डिविडेंड पेबल इज इन इंडियन करेंसी। अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी अगर हमने इंडियन करेंसी में अगर पे कर दिया ना तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन सिक्योरिटी। अब आ जाओ, डेफिनेशन क्या बोलता है कि सर हमारा जो है फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट और रिडेम्पशन अगर रुपये में होता है सर, हमें उसको भी फॉरेन सिक्योरिटी रख लेंगे। बट जो डिनोमिनेटेड है ना, ये आपका क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए फॉरेन करेंसी में। किस में होना चाहिए सर? फॉरेन करेंसी में, ठीक है। तो ये फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, ये भी है, ये भी है, बट ये रुपये में है तो नहीं मानेंगे। सर ये क्या है? सर ये तो डॉलर में पे आउट कर रहे हैं। सर होता है सर, कभी कल क्या होता है सर, कुछ कंपनी होती है उसके आउट कई सारे मेंबर होते हैं, वो कहते हैं डॉलर में पे ऑफ होना चाहिए तो पे ऑफ करें, हमें क्या। लेकिन उसके लिए फेमा का फॉरेन सिक्योरिटी हम नहीं मानेंगे। जितना एक्ट बोल रहा है उतना सुनेंगे। क्या बोला एक्ट ने? जितना बोल रहे बोल दिया। आपको इसमें चूचा नहीं करना है। आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड होना चाहिए फॉरेन करेंसी में। अब मैं ना इसको इन डेप्थ जाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाए क्रूशियल, और आपके एग्जाम के लिए इतना इन डेप्थ जरूरी नहीं है। बस आपको ये देखना है डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड अगर इन्होंने फॉरेन करेंसी में बोल दिया ना तो आप उसको फॉरेन सिक्योरिटी बोल देंगे। इतना टाइम लगा के डेफिनेशन बताया क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पर्सन की डेफिनेशन में क्या कौन कौन लोग आते हैं? इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या होगा सर? वही है जो हम पढ़ते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएट पर्सन और एवरी आर्टिस्ट और एनी एजेंसी। अगला डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, पानी वानी पी लो, जिसके उसके लगा लो भाई।
क्योंकि इसमें से मेरे हिसाब से तो एक एमसीक्यू दो एमसीक्यू नहीं बने तो भाई फेमा का तो भाई मजा ही नहीं, क्योंकि मतलब जब फेमा पहले ओल्ड सिलेबस में होता था तो ये तो मतलब हर 3 में से 2 अटेम्प्ट में आने ही आना है, मतलब 4 में से 3 अटेम्प्ट मान लो, चारों के चारों अटेम्प्ट मान लो। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, डेफिनेशन जहाज समझिए, इसके बाद ज़्यादा कुछ आपका बचा नहीं है, इसलिए आप ज़रा सिंपल रहिए। सिक्योरिटी वैक्योरिटी डेफिनेशन बचा है, कोई लॉजिकल नहीं है, बस यही एक डेफिनेशन बचा है, और इसके बाद ये 2-3 डेफिनेशन, बस ये डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 1-2 वर्ड मैं अच्छे से बताऊंगा, उन वर्ड को ना याद रखिएगा, अपने कॉपी में भी लिख लीजिए। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, उसमें से एमसीक्यू आई से पूछेगा, क्योंकि पूरे का पूरा होमवर्क करके मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ, अपना स्टडी मटेरियल अपने हाथ में रखिए, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से नोट डाउन कीजिए और लिखें, और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, सर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या सर, आप कब बताएंगे? फेमा के अंदर, फेमा के अंदर पर्सन को रेजिडेंट इन इंडिया जब कब मोर देन 182 डेज वो इंडिया में रहा है, ठीक है। अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, चलो पहले इस एक लाइन का ही एमसीक्यू ले लेते हैं। सर इस एक लाइन पे एमसीक्यू बना हुआ है, बिल्कुल जी, इस पहली लाइन से ये एमसीक्यू स्टार्ट हो गया। मैं बता रहा हूँ ये डेफिनेशन बहुत ईजी है और बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले लाइन से एमसीक्यू, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। इस पे ऐसे है ना, कई सारे एग्जाम से वो असम्पशन लेता है, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, ध्यान समझना। मोर देन 182 डेज बोला है, क्या बोला? आपको लगेगा सर मैं क्या सर बहुत छोटी छोटी बारीकी, बेटा एमसीक्यू आएगा, गलत करके जाओगे, मेरे को मत बोलना। मोर देन 182 डेज ऐसे क्या बोलेगा? मोर देन 182 डेज। मिस्टर सैम है, वो आए बाहर से, वो रहे मोर देन 181 डेज। क्या फेमा लगेगा? इक्वल टू 182 डेज, 182 डेज लेस देन 183 डेज, नन ऑफ द अबव। अब ना ऐसे क्या अजम्पशन लेता है, 181 डेज से ज़्यादा रहा है तो इसको क्या मानेंगे? इसको हम अप टू 122 डेज मानेंगे। मोर देन 181 डेज का मतलब क्या होगा कि ऐसे मान के चलता है सर 181 डेज कंप्लीट हुए उसके आज रात 12 बजे, और ना उसने क्या करा, अगले दिन ना सुबह सुबह 10 AM मतलब से रात के 12 बजे से पहले पहले फ्लाइट पकड़ी और आउटसाइड इंडिया चला गया, ठीक है। मतलब सिंपल वर्ड में क्या बोला, 181 डेज और कुछ घंटे रहा होगा, इसलिए उसने 182 डेज क्रॉस नहीं किया। अगर 182 डेज क्रॉस किया होता तो वो सिंपली लिखता 182 डेज मोर देन 182 डेज, और लॉजिकल लग भी रहा थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये सब अजम्पशन आप तो लिख नहीं सकते क्योंकि एमसीक्यू, अब आप एमसीक्यू में आप लॉजिकल अजम्पशन लिख नहीं सकते हो, तो ये याद करना होगा। मोर देन 181 डेज का मतलब हुआ कि सर वो 182 डेज या उससे कम रहा है। सर क्या मतलब मोर देन 181 डेज का 182 डेज या उससे कम रहा है, ये अजम्पशन है पहले। इक्वल टू का मतलब क्या हुआ? सर इक्वल टू का सर सिंपली मतलब है कि इक्वल टू का मतलब है इक्वल टू, ठीक है, तो इस पे भी फेमा नहीं लगेगा। लेस देन 183 डेज का, अब इसमें भी आईसीआई का अलग ही असम्पशन है। 181 डेज में तो हमने पढ़ा है कि सर 182 डेज से कम रहा है क्योंकि अगले कुछ दिनों घंटों में चला जाएगा। अब लेस देन 183 डेज का आईसीआई क्या असम्पशन लेता है कि ये इक्वल टू 182 डेज है। सर क्या है सर ये? इक्वल टू 182 डेज। सर आपको कैसे पता? सर ये पहले भी क्वेश्चन आते थे, उसी पे एमसीक्यू बनाए हुए, ठीक है। तो इसलिए पता है लेस देन 183 डेज को इक्वल टू 182 डेज मानेंगे, और इस पे क्या करेंगे सर? फेमा नहीं लगाएंगे, फेमा नहीं लगाएंगे। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ध्यान से करके आएगा। मोर देन 182 डेज का मतलब हम समझ गए, बट डज नॉट इंक्लूड, इस पे भी क्वेश्चन आएगा। सर क्या बात कर रहे हो? ध्यान से समझिएगा। आप 182 दिन से ज्यादा रहे,
मैं बोलता हूं आप 182 दिन से ज्यादा रहे, 218 दिन रहे, आप आ गए, आप पहले लाइन में आप कवर हो गए, 218 दिन रहे, बट इन्होंने बोल दिया बट डज नॉट इंक्लूड। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इंक्लूड नहीं होते हैं, जिनको माना जाएगा कि आप फेमा में नहीं आते हैं? सॉरी, पैर में थोड़ा अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टे आउटसाइड इंडिया इन आइदर केस। ठीक है, ये 3 पॉइंट ध्यान से समझिएगा, ये 3 वर्ड जो बताऊंगा ये याद रखने आपको, पेपर में बताया था, लिख कर आएगा मिस्टर लकिया। मैं अपने खुद बोलता हूँ, मैं अपनी खुद की बेइज्जती कर लेता हूँ ना, आपको मजा आ रहा होगा, टीचर्स अपनी जब बेइज्जती करते तो बहुत मजा आता है ना सर, बड़ा प्यारा प्यारा फील आता है, मतलब हम तो टीचर्स को बोलते बोलते सामने टीचर्स भी खुद अपनी बेइज्जती करते हैं ना, वाह वाह वाह, मजा आ जाता है। तो मिस्टर लकिया 218 दिन के लिए रहा इंडिया में, खाया पिया सब यहीं पर करा, इसने सब कुछ यहीं पर करा, गर्लफ्रेंड भी यहीं पटाई, सब कुछ यहीं, लेकिन क्या करा इसने? एम्प्लॉयमेंट। जब कमाने की बारी आई, जब यहां पढ़ा लिखा, जब सब कुछ करा उसने यहां पर, ठीक है, लेकिन कमाने कहां चला गया? आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और फॉर कैरिंग आउटसाइड इंडिया बिजनेस, बिजनेस के लिए गया, वोकेशन आउटसाइड इंडिया, और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्पसेस, ये कौन जरा ध्यान से देखना, इस पे एक एग्जांपल दूंगा। इन सर्कमस्टेंसेस वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया, मतलब एनी अदर पर्पस, जिससे इंटेंशन होता है कि वो बाहर ही रहेगा। ठीक है, मैंने 3 वर्ड बोले, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दूसरा बिजनेस, तीसरा इंटेंशन। ध्यान समझेगा, इंटेंशन वाले को समझेगा, क्योंकि उस पर पता है यहां तो लिखा नहीं है, पेपर में आएगा। मिस्टर लकिया था, ठीक है, बड़ा घटिया इंसान, बहुत घटिया इंसान है ये, खाया पिया रहा सहा सब यहीं पर, एम्प्लॉयमेंट की बारी आई तो यूएसए भाग गया, बिजनेस करने की बारी आई तो यूएसए भाग गया, तीसरा इंटेंशन, ये यूएसए भागा था, आपको लिख कर आया कि ये टेम्पररी भागा था, ठीक है, चलो टेम्पररी भागा था, लेकिन वहां पे उसको कोई पसंद आ गई, लेट्स से मियां मैम पसंद आ गए, नहीं गलत हो जाएगा, लोग गलत सीखेंगे, नहीं, उसको कोई मैम वहां पसंद आ गई, ठीक है, अब उसने वहां पे प्रॉपर्टी ले ली, वहीं पे रहने लग गया। ठीक है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है, ये इसका इंटेंशन तो नहीं है परमानेंट रहने का। जरा मेरे को बताओ, उसको वहां पे कोई मैम पसंद आ गई, उसके साथ बिहार कर लिया, उसके साथ उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके साथ वो रह रहा है, उसके साथ ही वहीं पे सब कुछ कर रहा है, तो वहां पे जो कर रहा है सब कुछ, बिजनेस धंधा सब कर रहा है मिस्टर लकिया, मतलब मैं नहीं, मतलब मिस्टर लकिया, तो मैम प्रॉपर्टी सब कुछ, आपको क्या लग रहा है कि इंटेंशन क्या है उसका? वहीं रहने का, वहीं बस गया। इससे क्या पता चलता है कि उसका इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया, एंड इससे सिंपली पता चल रहा है कि ये अब क्या है, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, समझ आ गया? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो आईसीआई देता ना, जो ये देता है आईसीआई, वो देता है, एक मैम है, आपको पता है जब मैम की शादी होती है तो वो लड़के के साथ वो चली जाती है, सिंपली। ये दिल्ली में थी, ठीक है, दिल्ली में थी, अब लड़के से ब्याह हुआ, वो दिल्ली में आया था, यूएसए से था, ठीक है, दिल्ली में आया, शादी करा और भाग गया यूएसए चला गया। अब आपको पता है कि सर जो मैम लोग की शादी होती है या दीदी लोग की जब शादी होती है तो वो मायके चली जाती है या बाहर ही शिफ्ट हो जाती है जहाँ पे उनका ससुराल होता है। अब इस केस में सर आईसीआई क्या बोलेगा? जब मैम थी दिल्ली में, उसकी शादी हुई ऐसा यूएसए लड़के के साथ, तो इससे क्या पता चलेगा? सर इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया। सिंपली वर्ड में अगर आपको अगर एक क्वेश्चन में लिखकर आ जाए थर्ड पॉइंट में किसी मैम की या फीमेल की शादी हुई किसी फॉरेन रेजिडेंट किस पर्सन के साथ, तो इससे क्या पता चलेगा? इंटेंशन टू स्टे इन आउटसाइड इंडिया। बिकॉज आपको पता है कि जब लड़की की शादी होती है तो मोस्टली केसेस में लड़कियां क्या होते हैं, मायके चले जाती है, उस लड़के का जहाँ घर होता है उस वहाँ पे स्टे होता है। तो ये 3 वर्ड याद रखिएगा, पहला एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया लिया, बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया कर रहा है, और तीसरा इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया। इंटेंशन के मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं,
बस यही 2 एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, ठीक है। आज तक पिछले 20 साल के एग्जाम पेपर में उसके अलावा कोई 2 एग्जाम्पल नहीं है। अब आपने तो बोला कि सर 182 डेज से ज़्यादा हो, बट ये 3% हो, लेकिन अगर आप ये भी तो बोल सकते हो, बाद में बुद्धि जागी मिस्टर सैम की, वो लेस देन 182 डेज से रहता था, मोर देन 182 डेज से ज़्यादा रहता था, मोर देन 182 डेज इन आइदर केस अदरवाइज देन। वो आया एम्प्लॉयमेंट के लिए इन इंडिया, फॉर कैरिंग आउट ऑन इन इंडिया अ बिजनेस और वोकेशन इन इंडिया, और फॉर एनी अदर पर्सन फिर इंटेंशन टू स्टे, मतलब कि जो पर्सन था वो इंडिया में आया, क्या बोला, इन आइदर केस अदरवाइज देन, इन आइदर केस अदरवाइज देन, मतलब क्या हुआ, अदरवाइज देन का मतलब इन केसेस में आया, अदरवाइज देन इन केसेस को छोड़ के, इन केसेस में आया इन केसेस को छोड़ के, ठीक है। तो मतलब पर्सन जो है वो इंडिया में आया, किसके लिए आया सर, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के लिए आ गया या बिजनेस के लिए आ गया, और इंटेंशन टू स्टे दिखा रहा है। वही एग्जांपल बस वैसा वैसा कर दीजिए, हमने एम्प्लॉयमेंट के लिए आ गए, मिस्टर सैम थे एम्प्लॉयमेंट के लिए आ गए, बिजनेस वोकेशन के लिए आ गए, या इंटेंशन टू स्टे दिखा रहा है, ठीक है। तो हम उसको क्या मानेंगे सर, रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे, ठीक है। एनी पर्सन और बॉडी इनकॉर्पोरेट रजिस्टर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, सर ऑब्वियसली सर हम ये नहीं बोल सकते कि सर जो टाटा है, टाटा का जो सीईओ है वो आउटसाइड इंडिया चला गया फॉर सर्वे के लिए, मिस्टर रिस्पेक्टेड रतन टाटा जी। अगर आउटसाइड इंडिया चले गए इसका मतलब क्या है, किया वो क्या है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मान लेंगे सर, बिल्कुल नहीं। एन ऑफिस ब्रांच एजेंसी इन इंडिया ऑन और कंट्रोल बाय रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड इंडिया, ध्यान से पढ़िएगा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, दोनों डेफिनेशंस आप मतलब बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, ध्यान से पढ़िएगा। An office, branch, agency in India owned or controlled by a person resident outside India, ठीक है। An office, branch, agency outside India owned or controlled by a person resident in India, दोनों को ध्यान से पूछेगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मतलब मैं क्या बताऊँ, माइक्रोसॉफ्ट मैं तो प्लानिंग यूएसए, ठीक है, उसने इंडिया में एक ब्रांच खोला, तो क्या मैं इसको मानूंगा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, डेफिनेशन बाय दिस ये माना जाएगा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब इस इंडिया वाले ने ना ब्रांच खोली दुबई में, क्या ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा सर? हमने बोला पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ने अगर कोई कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है, तो पर्सन रेजिडेंट माना जाएगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, PRI माना जाएगा। अब मेरे को बताना, इसका दुबई में, कनाडा में ब्रांच खोली, कनाडा वाले ने पाकिस्तान में ब्रांच खोली, पाकिस्तान वाले ने चाइना में ब्रांच खोली, क्या ये पाकिस्तान वाला PRI माना जाएगा या नहीं? हमने डेफिनेशन देखी है कि जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ने अगर कोई कंट्रोल करता है तो उसको हम मानेंगे PRI। इंडिया वाला था ये PRI था, इसने दुबई में एक खोला ब्रांच, उसको PRI मान लिया। एक PRI ने, डेफिनेशन ने जो बोला, एक PRI ने अगर कोई आउटसाइड इंडिया कोई एजेंसी ब्रांच या ऑफिस खोलता है तो उसको हम PRI मानते हैं। तो क्या है, जैसे कनाडा वाला PRI हो जाएगा सर, ये तो दुबई है, तो क्या हुआ, ये PRI बन चुका है। एक बार जो चैन में PRI बन गया तो उसके नीचे वाले हर बंदे PRI होंगे। एक PRI ने दूसरे PRI में ब्रांच खोली तो वो PRI होगा, एक PRI ने तीसरे जगह भूटान में ब्रांच खोली तो ये PRI होगा, अगर चाइना में खोला तो PRI होगा, ठीक है। अगर इसने साउथ अफ्रीका में दुकान खोल ली तो PRI होगा। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि अगर चेन में एक PRI फंसा तो उसके नीचे जो भी पर्सन होंगे वो सब PRI होंगे। चैन में अगर एक PRI फंसा तो सबके सब PRI होंगे। बस अब डेफिनेशन पढ़ लो, ध्यान से समझ के चाहिएगा, MCQ आएगा, मैं बता रहा हूँ।
आपको डेफिनेशन सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, बट हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ जो होना चाहिए तो वहाँ साइड में लिख लो। जानबूझ के मैं आईसीआई का स्टडी मटेरियल रेफर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई नोट्स प्रिंट आउट करने की जरूरत ना पड़े। जो बाकी लोग जो धंधा करें टीचर्स, उनसे आप बचो। चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। 300 भी नहीं हुए प्लीज, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और थोड़ा सा ऐसे सब्सक्राइब बटन को ऐसे जाकर टिप देना, और लाइक को भी ठोक देना। सब्सक्राइब को ठोकना, लाइक को ठोक देना, ठीक है प्लीज प्लीज। हाँ, तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ रेजिडेंट इन इंडिया। सो बेसिक बात है। पीआरआई पढ़ लिया, जो पीआरआई में नहीं आ रहा वो पीआरओआई हो जाएगा। अब बिल्कुल ही ज़्यादा अच्छी डेफिनेशंस नहीं बची है, बस एक कमाल की चीज़ आपको बता दूं, सब्सक्राइब प्लीज। रिपैट्रिएट ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट है। रिपैट्रिएशन ऑफ इंडिया मींस ब्रिंगिंग इनटू इंडिया द रियलाइज्ड फॉरेन करेंसी। मतलब क्या सर रिपैट्रिएशन का मतलब कि सर आप इंडिया में कुछ पैसा ला रहे हैं रियलाइज्ड फॉरेन करेंसी में, तो उसका रिपैट्रिएट बोलते हैं। द सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिंपली वर्ड में ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू। ठीक है। रिपैट्रिएटेड इंडिया मतलब क्या होता है, बीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया रियलाइज्ड फॉरेन करेंसी। सर आपने होता है इसको सर को हाईलाइट क्यों कर रहा है, मैं बताता हूँ ना, आपको बताता हूँ ना, एमसीक्यू बनता है इस पे, और ऐसे गंदी निगाहों से मत देखना, ये आईसीआई बनाता है। रिपैट्रिएट टू इंडिया मींस ब्रिंगिंग इनटू द रियलाइज्ड फॉरेन करेंसी। ठीक है, रियलाइज्ड फॉरेन करेंसी में अगर आप लाते हैं तो सेलिंग ऑफ सच फॉरेन करेंसी टू एन ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन को थ्रू होता है तो रिपैट्रिएशन इन इंडिया माना जाता है, अदरवाइज हवाला माना जाएगा। The holding realized amount in an account with the authorized person in a down to account notified by the Reserve Bank of India। मतलब realized amount अगर आपने होल्ड कर रखा है विद इन ऑथराइज्ड पर्सन तो हम आपको रिपैट्रिएशन इंडिया मानेंगे, अदरवाइज हवाला होता है उसको रिपैट्रिएशन इंडिया नहीं माना जाता, उसको ब्लैक मनी की तरह ट्रीट करा जाएगा, उसके अलग प्रोविजंस हैं। It includes use the realized amount of for discharge its debt denominated in foreign exchange. The expression repatriation shall constructed accordingly। So simple word में आप समझिएगा। It includes use, क्या लिखा है, use of realized amount of discharge of debt liability to foreign exchange and expression repatriation shall be constructed accordingly। ठीक है, मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया द रियलाइज्ड फॉरेन करेंसी। आप इंडिया में पैसे लेकर आ रहे हैं, द सेलिंग ऑफ सच फॉरेन करेंसी बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, या आपने होल्डिंग रखा हुआ है। ठीक है, इट इंक्लूड्स, अगर ये इंक्लूड्स रखता है क्या क्या सर, आपने कोई डेट लायबिलिटी अगर पे ऑफ कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ, तो उसको भी रिपैट्रिएट का नाम रखा गया है। सर अगर मैंने कोई पैसा लेकर आया डॉलर, जेब में रख के रखा रहा, ऑथराइज्ड पर्सन को नहीं बताया, अपने घर में रख लिया, लिमिट होती है, लिमिट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं लिमिट की बात नहीं कर रहा, जो लिमिट होती है वो आगे हम पढ़ेंगे, जो लिमिट होती है कई सारी। अभी हम हवाला की तरफ चल रहे हैं अभी धीरे धीरे, कि आपने रिपैट्रिएट करा $1,00,000, उस तरीके से सोचे कि $1 मिलियन, इस तरीके से सोचना है, $1,00,000, $1,000, ऐसे सोचना है, मोटा अमाउंट सोचना है। कि वो लाए ऑथराइज पर्सन के बिना लाए हैं तो उसको क्या मानेंगे सर, सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि सर ये गलत कर रहा है, और एमसीक्यू पढ़ के जैसे आपको चला सर ये बिना ऑथराइज पर्सन के ला रहा है या ऑथराइज पर्सन के बिना अप्रूवल के ला रहा है, गलत तरीके से लेकर आ रहा है, तो आपको क्या बोलेंगे सर ये रिपैट्रिएशन ऑफ इंडिया नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गलत है। ठीक है, उसको हम हवाला या गलत ब्लैक मनी की निगाहों से देखेंगे। ठीक है, और उसको हम रिपैट्रिएशन ऑफ इंडिया नहीं मानेंगे हम। ठीक है, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, बहुत कुछ होता है, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, सर्विसेज का मतलब वही डिस्क्रिप्शन मेड अवेलेबल टू अ पोटेंशियल यूजर्स, ये सब। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसफर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंक्लूड सेल, परचेज, एक्सचेंज, मॉर्गेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन, एनी अदर फॉर्म, ट्रांसफर ऑफ राइट टू टाइटल यूज, ये इग्नोर करें जैसे वो करती है आपको। थैंक यू, अगली वीडियो में देंगे। थैंक यू।